जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के इस सीरीज में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और संभव हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था। यानी गांधीवादी जो योजना था जो 1944 में लाया गया को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाए हुए थे। और इसका प्रतिपादन किसने किया? पहला कहता है श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया, M.N. रॉय ने किया और या लाला श्रीराम ने किया। और ये प्रश्न पूछा गया था RRB NTPC में। तो चलिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधीवादी योजना 1944 को श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। यानी गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। और कब किया था? 1944 में। गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना है। मतलब इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जनता के जो भौतिक स्थिति है उसके साथ साथ उनके सांस्कृतिक स्थिति को भी आगे की ओर बढ़ाया जाए, ताकि जीवन का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इसमें कृषि के वैज्ञानिक विकास और कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के तीव्र विकास पर जोर दिया गया है। इस गांधीवादी योजना में कृषि के वैज्ञानिक पद्धति, इसके साथ साथ कुटीर और ग्राम उद्योग पर बल दिया गया है। यानी ग्राम उद्योग के विकास पर बल दिया गया है। और इस प्रकार से जो अपना पहला आंसर हो जाता है वो है ए। क्या हो जाता है? ए इज द राइट आंसर। यानी गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल जी ने। किसने किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल जी ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास अधिनियम था, क्या वो पिट्स नियम था, या रॉल्ट एक्ट था, या विनिमय अधिनियम था? तो आपको पता होगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था जो 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड के साथ खत्म हो गया था 12/2/1922 को। कब खत्म हुआ था? 12/2/1922 को। और ये सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये सत्याग्रह था। यानी इसका सही आंसर सी हो जाता है। यहाँ देखिए कहा वही बात गया है कि गांधी जी ने 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया था। रॉलेट एक्ट द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया। मतलब रॉलेट एक्ट के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया था और पुलिसों को निरंकुश बना दिया गया था। और पुलिस को क्या बना दिया गया था? निरंकुश बना दिया गया था। कहता है यह गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ
पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। यानी गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन, जो 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। और ये किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि इनमें से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी मजदूर महाजन संघ की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है? क्या वो हंसा जीवराज मेहता थे? क्या वो अनसुईया साराभाई थे? या इंदुमती चमन लाल थे? या पूर्णिमा अरविंद पाकवास थे? कौन थे? तो ज़रा इसके डिस्कशन की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि अनसुईया साराभाई ने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अर्थात मजदूर महाजन संघ की स्थापना की। यानी मजदूर महाजन संघ जो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था, इसका स्थापना किसने किया था? अनसुईया साराभाई ने। कब किया था? 1920 में। कहता है कि यह संघ भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। और ये जो मजदूर महाजन संघ है, ये भारत के सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। इन्हें भारत में महिला श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? महिला श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत। यानी इस प्रकार से जो सही इस क्वेश्चंस का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है अनुसुईया साराभाई, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? क्या वो महात्मा गांधी ने किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, या वल्लभ भाई पटेल ने किए थे? और ये प्रश्न रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। कब पूछा गया? 8 मार्च 2021 में जो परीक्षा हुआ था 2021 में, उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया यह प्रश्न है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ए। अब देखिए यहाँ पर इसका डिस्कशन दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंग भेद नीति का बर्ताव करते थे। यानी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों के साथ रंग का भेदभाव करते थे। वहाँ प्रत्येक भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना ज़रूरी था। इसके लिए कर देना पड़ता था। यानी वहाँ पर रहने के लिए जितने भारतीय थे सबको पंजीकरण प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती थी, और जिस प्रमाण पत्र के लिए भारतीयों को टैक्स देना पड़ता था। इन्हीं नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1994 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और इसी रंग के भेदभाव, नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1994 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने दक्षिण में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का भी पब्लिकेशन किए, और इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर फिनिक्स आश्रम का भी स्थापना किए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नटाल कांग्रेस के संस्थापक कौन है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1994 में दक्षिण अफ्रीका में किसने किए थे? महात्मा गांधी जी ने किए थे। उसके बाद इंडियन ओपिनियन किनकी रचना है या किनका अखबार है? तो ये महात्मा गांधी जी का अखबार है। इसके साथ साथ फिनिक्स आश्रम का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किए थे। कब किए थे? 1904 में।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? क्या वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, क्या वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, या मुंबई विश्वविद्यालय था? तो ये था BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1916 में गांधी जी पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किए गए थे। यानी यहाँ आप देख सकते हैं इस बात को कि देखिए कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात यानी लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी जिसे शॉर्ट में BHU कहते हैं ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 को, 9/1/1915 को गांधी जी कब आए थे? 9/1/1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो कि आगे आपको डिस्कशन में मिलेगा भी। कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी कारण भारतवासी प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। चूँकि गांधी जी 9 जनवरी को लौट के भारत आए थे, 9 जनवरी को लौट के भारत आए थे, इसलिए हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। और सबसे पहले भारतीय दिवस कब मनाया गया था? 2003 में। अब नीचे कुछ विश्वविद्यालय हैं और उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग अभी BHU के नाम से भी जानते हैं, इसका स्थापना हुआ था 1916 में। इसके स्थापना में ही गांधी जी सार्वजनिक रूप से संबोधन किए थे। इसके बाद है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसका स्थापना हुआ था 1887 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका स्थापना हुआ था 1920 में। और मुंबई विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना हुआ था 1857 में। यानी सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? मुंबई विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? मुंबई विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए प्रश्न लगभग कहने का लहजा तो सेम है, बस भाषा अलग कर दिया गया है। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में, कब? फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो क्या वो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, क्या वो मद्रास विश्वविद्यालय है, क्या वो बनारस विश्वविद्यालय है, या मुंबई विश्वविद्यालय है? तो अभी हमने आपको जस्ट बताया बनारस विश्वविद्यालय को डैश में BHU कहते हैं। और इसी के उद्घाटन में सबसे पहले गांधी जी आम जनता से रूबरू हुए थे ना। BHU के उद्घाटन में ही गांधी जी सबसे पहले जनता से रूबरू हुए थे, यानी C इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? क्या वो जमींदारों द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरोध में था, रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में था, रॉलेट अधिनियम के विरोध में था? तो जी नहीं, रॉलेट अधिनियम के विरोध तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचारों के विरोध था, या नील के जबरन खेती के विरोध था? तो जो चंपारण आंदोलन है, जिसे नील आंदोलन नाम से भी जाना जाता है, और ये नील के जबरन खेती के विरोध में किया गया था। इस आंदोलन का भी नेतृत्व गांधी जी ने ही किए थे, यानी D इज द राइट आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं,
यहाँ दिया गया है कि 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंधन से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमानी ढंग से बढ़ा दिया। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किए थे, यानी 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध। 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध ही, नील के खेती के विरुद्ध ही गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे ना। तो ये किससे संबंधित था? नील के खेत से संबंधित था ये। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? क्या वो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्या वो बारदौली सत्याग्रह था, खेरा सत्याग्रह था, या निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान था? तो यहाँ से सबसे पहले इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारदौली सत्याग्रह। कहता है कि बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार भाई वल्लभ पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी, जिसे पटेल द्वारा विरोध किया गया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किए थे। यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? बारदौली की महिलाओं ने। यानी यहाँ पर जो बारदौली सत्याग्रह है जो 1928 में शुरू किया गया था, वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था और ये बारदौली में हुआ था, जिसके कारण सरदार भाई वल्लभ पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए कहता है कि खेरा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? क्या वो 1917 था, 1919 था? 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये तो हुआ नहीं था। 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगर 1918 की बात करें तो 1918, 1917 या 1915। तो चलिए ज़रा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि चंपारण के किसान आंदोलन कब हुआ था? 1917 के बाद खेरा गुजरात में 1918 में एक किसान आंदोलन हुआ था। वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेरा जिला में पूरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और उसी के अगले साल गुजरात के खेरा नामक स्थान पर मतलब भीषण दुर्भिक्ष के कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया, लेकिन वहाँ के जो सरकार थे वो भू राजस्व माफ़ नहीं करना चाहते थे, टैक्स माफ़ नहीं करना चाहते थे। किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। फलस्वरूप गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की साथ किसानों का समर्थन किया और किसानों ने राजस्व अदा न करने तथा सरकार को दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की सलाह दी। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला और अंततः सरकार किसानों की मांग को मान ली। मतलब ये सत्याग्रह, यहाँ खेरा सत्याग्रह है, ये महात्मा गांधी ने चलाए थे। कब चलाए थे महात्मा गांधी? तो 1918 में। और किसके सहायता से? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहायता से चलाए थे। ये भी एक किसान आंदोलन ही था
ना। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है यहाँ से सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर है और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। क्या वो सेवाग्राम है, ये टॉल स्टॉल फार्म है, साबरमती है या पावनार है। बताइए कौन सा जो आश्रम है वो गांधी जी के द्वारा नहीं स्थापित किए गए हैं। तो चलिए ज़रा यहाँ पर डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो कहता है कि सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म तथा साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने ही की थी, जबकि पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार नामक ग्राम में की थी। यहाँ पर जो टॉलस्टॉय है, साबरमती है या सेवाग्राम है, इन तीनों आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी किए थे, जबकि पवनार आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र में आचार्य विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे की समाधि यही स्थित है और इसी आश्रम में यानी पवनार आश्रम में ही विनोबा भावे की समाधि स्थित है। इसे इसी महिलाओं के लिए बनाया गया था, इसे इसी महिलाओं के लिए बनाया गया था जो मीराबाई के तरह अपने को साध्वी जीवन में रखना चाहती थी। विनोबा भावे भूमिदान आंदोलन की प्रणेता थी। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भूमिदान आंदोलन की प्रणेता कौन थी। सब आदमी कमेंट करके लिखेंगे, सब आदमी कमेंट में लिखेंगे भूमिदान आंदोलन के प्रणेता कौन थी, विनोबा भावे। सब आदमी लिखिए भूमिदान आंदोलन का प्रणेता कौन थी, विनोबा भावे थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ से जो अपना सही आंसर हो जाता है वो पवनार हो जाता है और पवनार की स्थापना किसने की थी, विनोबा भावे ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न कहता है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, कहता है कि 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश सरकार समाप्त हो जाएगी। क्या वो ग्राम स्वराज था, हिंद स्वराज था, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेन था या मेरे सपनों का भारत था। किस पुस्तक में ये बात कही गई है बताइए। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कशन की ओर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी हिंद स्वराज नामक पुस्तक, जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका यानी अंग्रेजों का सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी द्वारा इंग्लैंड और दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान लिखी गई थी। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में है। यानी हिंद स्वराज नामक पुस्तक में ही गांधी जी कहे थे कि यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग न करे तो अंग्रेज का शासन समाप्त हो जाएगा। और ये जो हिंद स्वराज है ये गांधी जी तब लिखे थे जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे और ये गुजराती भाषा में लिखा गया पुस्तक है। तो यहाँ से जो अपना सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हिंद स्वराज, यानी बी इज द राइट आंसर। हिंद स्वराज बी सही आंसर है इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डब्बे छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। क्या वो पीटर मेरिट्सबर्ग थे, क्या वो जोहान्सबर्ग थे या केप टाउन था या डरबन था। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। किस स्टेशन पर गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था बताइए, जल्दी बताइए। चलिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1893 में महात्मा गांधी जब डबरन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक गोरे व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर
ट्रेन से नीचे उतार दिया, उस वक्त उन्होंने पहली बार वहाँ नस्लवाद का सामना किया था। यानी किस स्टेशन पर उन्हें धक्का देकर निकाल दिया गया था? तो पीटरमेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को एक गोरे ने यानी एक अंग्रेज ने पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिए थे। यानी ए इज़ द राइट आंसर, यहाँ से ये हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? क्या वो खिलाफत आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था या असहयोग आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो देखिए इसका डिस्कशन यहाँ आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अमेरिकी जीवन लेखक लुई फीसर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन के लिए एक युग का ही नाम है। असहयोग क्या है? भारत और गांधी जी के बीच के जीवन का एक युग है। असहयोग शांति के दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव के दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक था। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1897 के विद्रोह के पश्चात पहली बार असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेज शासन की नींव हिल गई थी। मतलब 1857 की विद्रोह जो हुआ था उसके बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप ही अंग्रेज का नींव हिला था। यानी ये जो है ये लुई फिलिस के अनुसार ये असहयोग आंदोलन है जो प्रभाव की दृष्टि से क्या था? शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक था, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से क्या था? ये सकारात्मक था। और वो लुई फिलिस के अनुसार ये असहयोग आंदोलन था। असहयोग को भारत और महात्मा गांधी के बीच का एक युग माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन के संबंध में नहीं है? पहला कहता है कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण, दूसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तीसरा है नमक मार्च या चौथा है ग्रामीण सेवाओं का नागरिक सेवाओं का बहिष्कार। बताइए इनमें से कौन गलत है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्च है, नमक मार्च जो है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है, बल्कि डांडी मार्च जिसे नमक मार्च और डांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो नमक मार्च है इसे डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सबने अवज्ञा आंदोलन था। यानी ये जो नमक मार्च था ये सबने अवज्ञा आंदोलन का ये भाग था। कहता है इसे 1930 ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया था। मतलब ये क्या था कि अंग्रेज का जो नमक पर एक अधिकार था इसके खिलाफ नमक मार्च आंदोलन चलाया गया था और इसका संबंध था सबने अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंध था? सबने अवज्ञा आंदोलन से। तो यहाँ पर जो नमक मार्च है जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था, ये सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ये सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था ना। ये किससे संबंधित था? ये सबने अवज्ञा आंदोलन से ये संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न कहता है कि 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। क्या वो ब्रिटेन से? नहीं। कहाँ से लौटे थे? वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए वो भारत लौट गए थे, यानी बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटे थे। महात्मा गांधी सन 1893 में दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, परंतु वहाँ पर भारतीयों की दशा देख वही रुक गए और समानता के अधिकार दिलाने हेतु आंदोलन छेड़ दिए। मतलब वो दादा अब्दुल्ला केस लड़ने के लिए 1893 में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन वहाँ पर वो देखिए कि भारतीयों की स्थिति एकदम बिल्कुल दयनीय है और समानता के अधिकार के लिए वो वही आंदोलन छेड़ दिए। कहता है वहाँ डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की और वहीं दक्षिण अफ्रीका में डरबन नामक एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना की है। इसके अलावा जोहान्सबर्ग में 30 किलोमीटर दूरी गांधी जी ने जोहान्सबर्ग से 30 किलोमीटर दूर गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, यानी टॉलस्टॉय फार्म कहाँ है? जोहान्सबर्ग से 30 किलोमीटर दूर, यानी ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल के आइकन को दबा करके टनटना दीजिए और संभव हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।